नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज ज्योग्राफी की इस क्लास में आपका स्वागत है। फिर से नई ज्योग्राफी क्लास, दमदार क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी भूकंप। और अभी आप जानते हैं कि टर्की के अंदर भयंकर भूकंप आया था और उसका कारण भी समझेंगे कि वो भूकंप क्यों आया था। जैसे जैसे वो आगे पढ़ेंगे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। जैसे भारत में भी भूकंप आता रहता है, नेपाल में भूकंप आया था और दुनिया के अलग अलग जगहों पे भूकंप के झटके लगते रहते हैं। ये सब क्यों होता है सारी जानकारी मिलेगी। साथ में आज हम सुनामी भी पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ी देर के बाद इसके जैसे जैसे भूकंप खत्म होगा उसके बाद हम सुनामी का भी अध्ययन करेंगे। तो ठीक है मित्रों, और इसके पहले आपको बता दूं कि वोल्केनिज्म की यानी ज्वालामुखी का हम लोग क्लास कर चुके हैं, तो आप पिछली क्लास को जाकर देख सकते हैं। वहां पे वोल्केनिक लैंडफॉर्म नाम से एक प्लेलिस्ट में पड़ा होगा वीडियो, और उस वीडियो को देख जाइए ताकि आपको ये पता चले कि वोल्केनिज्म कैसे होता है। तो साथियों, हाँ एक चीज और कि आपको होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। होली आने वाली है और खूब अच्छे से धूमधाम से मौज से होली खेलिएगा भाई। आखिर में पर्व और त्योहार इसीलिए तो होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक होता क्या है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस इमेज में कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन दिखाई पड़ रहा है आपको। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी जो कि गिर गई, धराशायी हो गई। अब ये धराशायी क्यों हुई? क्योंकि भूकंप आया। भूकंप क्या होता है कि जो अर्थ के सतह होती है वो उसमें सडन वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से ही जो बिल्डिंग्स होती हैं वो उस वाइब्रेशन को झेल नहीं पाती हैं और कोलैप्स कर जाती हैं। तो यही ये बिल्डिंग का डिस्ट्रक्शन एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिससे आपको ये एहसास हो सकता है कि भूकंप जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं, भूकंप को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, अर्थक्वेक को परिभाषित करते हैं। तो भूकंप पृथ्वी की सतह का हिलना है या वाइब्रेशन है। पृथ्वी के स्थल मंडल यानी कि स्थल मंडल का मतलब क्या हो गया, लिथोस्फीयर में अचानक ऊर्जा के निकास से उत्पन्न होता है और भूकंपीय तरंगे पैदा करता है। अब देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं कि जहां कहीं पर भी आपस में प्लेट टकरा रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में भूकंप के कई कारण हो सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जहां कहीं भी प्लेट आपस में टकरा रहे होते हैं, उन प्लेट के टकराने की वजह से अचानक सडन वाइब्रेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। उस रिलीज एनर्जी की वजह से ही क्या होता है, जो है सिस्मिक वेव उत्पन्न होती है। और ये जो सिस्मिक वेव होती है, यही क्या आपको यही इन्हीं का गणना किया जाता है रिक्टर स्केल पे, और अन्य अन्य जो स्केल होते हैं उन सब पे इनका गणना किया जाता है। तो क्या कह सकते हैं आप, सडन मोमेंट और वाइब्रेशन इन अर्थ क्रस्ट रिलीज द एनर्जी ड्यू टू द इंटेंस प्रेशर, और इसके एक्टिव डायनेमिक्स के कारण अर्थ के ऊपर क्या आता है, भूकंप आता है। तो याद रखिए, पृथ्वी के इंटीरियर से ही भूकंप आता है, यानी प्लेट के मूवमेंट की वजह से आ सकता है या कुछ अन्य कारण भी है, और साथ में मैनमेड कारण भी होता है। उस सारे कारणों का हम लोग अध्ययन करते हैं। वाइब्रेशन ही क्या होता है, भूकंप होता है, ये याद रखिएगा। अब यहां पे देखो जरा, ये देखो ये एक भूकंप आने का एक जगह है। यहां पे ये जो एरिया है यहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, और इस टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से यहां पे क्या हुआ, प्लेट आपस में टकराई और इसकी वजह से ये वाइब्रेशन हो रहा है ना। और ये जहां पे ये होता है प्रक्रिया, जहां पे ये टकराने की प्रक्रिया हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको फोकस कहा जाता है। ठीक साथियों, और सबसे इससे नजदीक वाला पृथ्वी का सतह का जो एरिया होता है, जो सबसे नजदीक का एरिया होता है, उस एरिया को कहा जाता है ईपी सेंटर। तो अगर आपने कई बार सुना होगा ना भूकंप आने के बाद, इसका ईपी सेंटर नेपाल के पास था, इसका ईपी सेंटर टर्की में था, यानी कि सबसे नजदीक वाला एरिया यहां पे उसी को कहा जाता है ईपी सेंटर। ठीक है साथियों, अब जो ये भूकंप आता है, भूकंप की वजह से दो प्रकार की तरंगे आती हैं। एक आती है बॉडी वेव्स। कौन सी वेव आती है, बॉडी वेव्स। दूसरी होती है आपकी सरफेस वेव, सरफेस वेव। ठीक, बॉडी वेव जो होती है वो पृथ्वी के सतह के अंदर अंदर ही चलती है, इसलिए ज्यादा ये हानिकारक नहीं होती है। और इसके अंदर प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव दो तरीके की तरंगे आती हैं। जबकि सरफेस वेव में एक लॉन्गिट्यूडनल वेव आता है जो सरफेस के ऊपर चलता है, और यही डिस्ट्रक्शन पैदा करता है। बहुत ज्यादा खतरनाक विध्वंस ये पैदा करता है, क्योंकि क्या है, ये सतह पे ऐसे ऐसे चलता है भाई। तो इस तरीके की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है और बिल्डिंगें कोलैप्स कर जाती हैं। ठीक, तो ये बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो डिस्ट्रक्शन होता है वो किस वेव के कारण होता है, तो क्या बताएंगे, सरफेस वेव के कारण ये होता है। याद रहेगा। ठीक, अब इसके हम आगे बात करें कि टाइप ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कई प्रकार हो सकते हैं, कई प्रकार से अर्थक्वेक आ सकता है। कैसे कैसे अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है साथियों, तो जरा देखते हैं। तो एक होता है सैलो फोकस अर्थक्वेक। सैलो फोकस का मतलब इसके जैसे यहाँ पे आपने पिछले इसमें देखा था कि यहाँ फोकस है, तो यानी सैलो फोकस का मतलब क्या है, ऊपर काफी नजदीक एरिया में हो फोकस, या फिर इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक यानी कि वो कुछ और नीचे हो,
और डीप फोकस अर्थक्वेक या वो सबसे नीचे हो। तो डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से होता है? तो शैलो फोकस होगा, यानी अगर ये फोकस नजदीक होगा तो इसका ईपी सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? काफी कम होगा। तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा मात्रा में कहां पहुंचेगी? सरफेस के ऊपर, और उसकी वजह से ही क्या होगा? बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, मैग्नीट्यूड जो है उसका बढ़ जाएगा, ज्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो मेजर कर सकते हैं किस पे? सिस्मिक वेव को। कहां पर? सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ के ऊपर इसको मेजर किया जाता है। तो जो सिस्मिक वेव होती है या भूकंप को मापने का पैमाना लिया जाता है तो किस पे? सिस्मोग्राफ पे। और इसका स्केल क्या होता है? रिक्टर स्केल के ऊपर इसको नापा जाता है। तो अभी आप लोगों ने सुना 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है ना, तो यानी क्या? ये सिस्मोग्राफ के ऊपर इसको नापा गया तो इतने स्केल पे आया है। ठीक है ना, तो ये होता है, याद रखिएगा कि सिस्मोग्राफ के ऊपर सिस्मिक वेव को नापते हैं सिस्मोमीटर के ऊपर, और साथ में ही इसका स्केल क्या होता है? रिक्टर स्केल होता है। ठीक साथियों, चलो अब रीजन कई सारे होते हैं अर्थक्वेक के पीछे। अर्थक्वेक ऐसा नहीं है कि कोई देखो अर्थक्वेक सडन ही आता है, अचानक से आता है, लेकिन कुछ इसके पीछे रीजन तो होता ही है ना। अब रीजन क्या हो सकता है? तो पहला रीजन हो सकता है कोलिजन ऑफ प्लेट बाउंड्री। और आप लोगों को मैंने प्लेट बाउंड्री में कन्वर्जेंस जोन पढ़ा चुका हूं मैं, कितने कन्वर्जेंस जोन होते हैं, क्या क्या होता है। तो क्या क्या कन्वर्जेंस जोन हो सकता है? ओशियन और ओशियन प्लेट आपस में टकरा सकती है, यानी कि महासागरीय प्लेट आपस में टकरा सकती है, या फिर ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा सकती है ना साथियों। ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा जाएगी, या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा सकती है। तो इस तरीके से ओशियन, ये तीन तरीके से प्लेट आपस में टकरा सकती है, और तीनों की वजह से भूकंप आ सकता है, भूकंप आता है। ठीक, तो यहां जरा देखो, ये जो यहां पर दिखाई दे रहा है तो डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री है। अगर यहां पर कोई जैसे यहां पे दो, एक ये इमेज बना लेता हूं, देखो दो ओशियन प्लेट आपस में टकराएंगे तो मैंने बताया था कि एक ओशियन प्लेट कोई नीचे धंस जाता है और आइलैंड का निर्माण होता है। तो इनके टकराने की वजह से भी अर्थक्वेक आएगा, है ना। और ये कहां पर आएगा? ओशियन के अंदर आएगा। ओशियन के अंदर आएगा तो इसके पीछे इसका एक एसोसिएशन होता है, और सुनामी के साथ में, वो जब सुनामी बताऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे होता है। तो ये उसकी वजह से आ सकता है। या फिर ओशियन और कॉन्टिनेंट, यहां देखो ये ओशियन है और इधर कॉन्टिनेंट है, ये आपस में टकरा रहे हैं तो इसकी वजह से भूकंप आ सकता है। या फिर कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट, अगर यहां देखो इधर कॉन्टिनेंट और इधर कॉन्टिनेंटल प्लेट है, आपस में अगर ये टकरा रहे होते हैं, जैसे कि हिमालय के पास में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट क्या हो रहा है? टकरा रहे हैं। इस वजह से हिमालयन रीजन में अक्सर भूकंप आता रहता है। नेपाल का भूकंप कोई नहीं भूल सकता, है ना, बहुत ही खतरनाक भूकंप आया हुआ था। तो इस तरीके से ये प्लेट के कोलिजन की वजह से भी भूकंप आता है। ठीक साथियों, इसका एग्जाम्पल भी हम धीरे धीरे देखेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर ओशियन के बीच में कोई डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री है, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, आप जाकर पिछले वीडियोस में पढ़ना कि डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री क्या होता है, कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री क्या होता है, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। चलो यहां देखो, एक प्लेट है और यहां पर आर्थर होम्स का यहां पे जो सेल बताया था, कन्वेक्शन सेल, आर्थर होम्स ने कन्वेक्शन सेल का यहाँ पे राइजिंग लिम्ब है, और राइजिंग लिम्ब होने की वजह से इस पे ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ता है लावा का, यानी मैग्मा का ऊपर प्रेशर पड़ेगा और यहाँ से तोड़कर बाहर आएगा। जब ये तोड़कर यहाँ से बाहर आएगा तो यहाँ पे भी भूकंप के झटके लगेंगे, हालांकि इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, काफी कह दिया जाए तो जेंटल होते हैं, मतलब धीरे धीरे झटके आते हैं, है ना। तो धीरे धीरे भूकंप के झटके यहाँ पे भी महसूस होते हैं। दूसरा जगह है। तीसरा जगह कहां पर हो सकता है? जहां पे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री पाई जाए। ये भी मैंने बताया था ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होता है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का मतलब ये दो प्लेट है ना, ये दोनों प्लेट ना तो नजदीक आ रहे हैं और ना ही ये दूर जा रहे हैं, यानी ये ना तो नजदीक आएंगे ना तो दूर जाएंगे। क्या होते हैं? ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहे हैं, है ना। तो इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। और इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपका एक प्लेट है, ठीक। तो ये प्लेट नीचे की तरफ और ये प्लेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये प्लेट आपस में टकरा भी नहीं रहे ना दूर हट रहे हैं, बल्कि क्या हो रहे हैं? ऐसे स्लिप कर रहे हैं। तो ऐसे जैसे मान लो कि एक प्लेट ये एक प्लेट ये है, ये स्लिप कर रहे हैं आपस में, तो क्या होगा? बीच में कहीं पर क्रैक होगा तो वहां पर फंस जाएंगे, और जब ऐसे छूटेंगे तो तेजी से झटका लगेगा। तो यही तो भूकंप है। तो यही झटके की वजह से भूकंप लगता है। तो ये तीसरी जगह है जहां पे भूकंप आ सकता है। और कहां पर भूकंप आ सकता है? ह्यूमन इंड्यूस्ड भी भूकंप हो सकता है, यानी कि जहां पर मनुष्य के द्वारा भूकंप लाया जाए। अब क्या मनुष्य भी भूकंप ला सकता है? बिल्कुल, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं हम लोग कि भूकंप आ ही जाएगा। ठीक, कैसा स्ट्रक्चर? जैसे रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स आता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े पानी के रिजर्वायर हमने बना रखा है और उसकी वजह से भूकंप आता है। या फिर माइनिंग
और की वजह से आता है। ये इसको कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। माइनिंग में क्या करते हैं, विस्फोट कराते हैं माइन करने के लिए, बम फोड़ते हैं ताकि जो है टूट जाए चट्टाने, तो उसकी वजह से भूकंप आ सकता है। तो इसको माइनिंग का रीजन है। और न्यूक्लियर टेस्टिंग तो जानते ही हो आप कि न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से बहुत सारे आइलैंड भी डूब गए, यहां तक हो गया है। और अभी नॉर्थ कोरिया के बारे में आप सुनते ही होंगे, अक्सर वो टेस्टिंग करता रहा, न्यूक्लियर टेस्टिंग, हाइड्रोजन बम का टेस्टिंग, बहुत सारे टेस्टिंग करते रहते हैं। ठीक है साथियों, तो ये क्या है, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक हो गया। अब इससे कुछ एग्जांपल देखते हैं और टर्की में जो भूकंप आया उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, ये जो देश दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये वाला है ना, यही है कौन सा देश, ये है आपका टर्की। ठीक है ना, ये जो पूरा देश यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है, यही है टर्की। दरअसल हुआ ये है कि ये पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी है, ये पूरा जो दिखाई पड़ रहा है ये सब, ये क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर। और मैंने आपको बताया था पहले भी क्लास में और फिर से बता दे रहा हूं कि जब यहां पे यूरेशियन प्लेट के साथ अफ्रीकन प्लेट टकराया था, तो उस समय इसके टकराने की वजह से यहां जो भी प्लेट मौजूद थी वो छोटे छोटे प्लेट्स में टूट गई, और यहां पर जो एनाटोलिया का पठार पाया जाता है, और इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, एनाटोलिया, एनाटोलिया प्लेट, एनाटोलिया प्लेट। तो एनाटोलिया जो प्लेट है यहाँ पे, वो भी क्या है, वो भी एक अलग प्लेट है। तो हुआ ये है कि एनाटोलिया प्लेट जो है यहाँ मेडिटेरेनियन सी के पास जो प्लेट है उनके साथ भी टकराती रहती है, और इस टकराने की वजह से ही क्या हुआ, टर्की में भयानक भूकंप आया। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये भूकंप जो है यहाँ पे काफी ज्यादा आता रहता है। ये याद रखिए कौन सा क्षेत्र है, मेडिटेरेनियन सी वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे ज्वालामुखी की घटनाएं भी देखी जाती हैं, क्योंकि प्लेट नीचे धंसेगी तो ज्वालामुखी बाहर आएगा ही आएगा। ठीक है साथियों, चलो आगे हम बात करते हैं। एक और जगह है, जापान के बारे में सुना होगा। जापान एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप की संभावनाएं रहती हैं। वहां लगता है कि हाँ, हर 2-3 महीने में एक आध भूकंप के झटके तो पड़ ही जाते हैं। और उसके पीछे कारण ये है कि ये जो है ट्राई जंक्शन पे उपस्थित है। क्या देखो, इधर देखो, यूरेशियन प्लेट एक साइड में है, पैसिफिक प्लेट एक साइड में है, और एक साइड में फिलीपींस है, और यहीं बीच में ये पूरा का पूरा क्या है, जापान उपस्थित है। इसकी वजह से ही जापान में, क्योंकि ट्राई जंक्शन पे उपस्थित है, इसी वजह से जापान में भूकंप सबसे ज्यादा आता है। पहले तो वहां पे लकड़ियों के घर बनाया करते थे, लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ गई तो उन्होंने भूकंप रोधी जो है बिल्डिंग्स तैयार करना शुरू कर दिया है। ठीक साथियों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जापान सी है, इधर आप देखो जापान आर्क ये पूरा बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे फिलीपींस प्लेट है, और यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है। और पैसिफिक प्लेट क्या हो रहा है, सबडक्ट हो रहा है। तो याद रखिएगा, जापान 3 प्लेटों के जहां पर सब कोलिजन वाले प्लेस पे उपस्थित होने के कारण ही जापान में सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आज सुनामी की। तो भूकंप, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया कि भूकंप के पीछे कारण क्या है और कौन कौन से जगहों पर भूकंप आते हैं, टर्की में क्यों भूकंप आया था। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जितना मैंने बताया है। ठीक है ना, तो वहां से याद कर लेना, हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं सुनामी की। सुनामी क्या होता है, सुनामी बहुत ही बड़ी बड़ी वेव होती है। देखो यहाँ कितनी ऊंची वेव दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, है ना, बहुत बड़ी बड़ी वेव होती है। और ये क्यों आती है, कारण इनका है कि जो आपके सबमरीन अर्थक्वेक होते हैं, यानी कि जो समंदर के अंदर जो अर्थक्वेक आता है, उस अर्थक्वेक के कारण अचानक से जो शॉक वेव रिलीज होती है, और वो शॉक वेव आकर सरफेस वेव में कन्वर्ट होती है, और उस कन्वर्जन के कारण ही सुनामी रिलीज होती है। तो ठीक है ना, तो शॉक वेव किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये सरफेस वेव में कन्वर्ट हो जाती है। और इसकी वजह से, और ये शॉक वेव क्यों आती है, शॉक वेव प्लेट के टकराने की वजह से आती है, याद रखिएगा। तो समंदर के नीचे अगर प्लेट आपस में टकराती है, भूकंप आता है, तो उसी की वजह से वही कारण है सुनामी के जनरेट होने का। अब जरा देखते हैं सुनामी के बारे में थोड़ी सी बातें। ठीक है, नॉर्मल वेव जो होती है, ये देखो यहाँ पे आप इस तस्वीर में आप देखिए, यहाँ पे आपको नॉर्मल वेव दिखाई पड़ेगा। समंदर के किनारे जाएंगे, मस्त मस्त हवा लेंगे, तो इस तरीके की वेव दिखाई पड़ती रहेगी। ठीक है ना, और वहीं पे अगर सुनामी आ गई तो ऐसा वेव दिखाई पड़ेगा। इस समय समंदर के किनारे अगर आप हवा लेने गए तो माहौल बिगड़ जाएगा भाई। जरा डिफरेंस देखो, नॉर्मल वेव की स्पीड लगभग 100 किलोमीटर तक होती है। ठीक है ना, ये छोटी छोटी दूरियों में चलती है, और इनका वेव लेंथ जो होता है वो 100 किलोमीटर के आसपास तक का होता है। ठीक, वहीं पे जो सुनामी वेव होती है, इनकी स्पीड लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और कभी कभी तो इनकी स्पीड 500 माइल पर आवर हो सकती है। यानी कि एक जेट विमान जितनी स्पीड से उड़ता है, उतनी ज्यादा स्पीड हो सकती है सुनामी वेव की। समझो, सोचो कितना हो सकता है।
और बहुत दूर तक ये ट्रेवल कर जाती हैं। अगर समंदर के बीच में कहीं पे सुनामी आया और ये पता चला कि ट्रेवल करके सरफेस तक पहुंच जाती, इतनी दूर तक पहुंचती हैं ये। और ये 12 से 10 से लेके 12 जो फ्लोर ऊंचे ऊंचे जो घर होते हैं ना, उतनी ऊंची ऊंची उड़े। समझिए एक बिल्डिंग आप जो देखते हैं ना, अरे ये तो 10 मंजिला 12 मंजिला ऊंची बिल्डिंग है, इतनी ऊंची बिल्डिंग, उतनी ऊंची ऊंची लहरें अगर आप किसी के ऊपर गिर जाए तो क्या हाल होगा भाई, समझो। तो यही सुनामी है। और इनकी वेवलेंथ 150 किलोमीटर से ये ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, ये याद रखिएगा। अब ये वेवलेंथ क्या होता है भाई, ठीक है। तो ये देखो एक तरंग यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, वेव दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे ये जो ऊंचा वाला भाग इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और ये नीचे वाला भाग है इसको ट्रफ बोला जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है यहां से लेकर और यहां तक का, यानी कि एक पूरा क्रेस्ट और एक ट्रफ, इसको मिलाकर ही वेवलेंथ बनता है। तो यहां से स्टार्ट किए और जब वापस से उसी डायरेक्शन में तरंग मूव करने लगे, तो उसी का जो एंडिंग पॉइंट होता है यहीं पे, तो इसी के पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये जितना बड़ा उतना ही तरंग बड़ी। तो यानी कि सुनामी वेव क्या होती है, ज्यादा बड़ी होती है, और नॉर्मल वेव क्या होती है, वो छोटी होती है। ठीक है साथियों, चलो अब सुनामी बनने के कुछ कारण हैं। क्या कारण है सुनामी बनने के? सुनामी बनने के कारण है, पहला फेज वन। फेज वन में क्या होगा, फेज वन में होता है कि जैसे दो ये प्लेट है ना, ये दोनों प्लेट आपस में टकराई। अब इनके टकराने की वजह से यहां से शॉक वेव निकला। कौन सा वेव निकला, यहां से शॉक वेव निकल रहा है। और ये शॉक वेव की वजह से देखो, ये शॉक वेव ऊपर गया तो ये पानी को क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा। अब पानी को इसने ऊपर की तरफ पुश किया, तो अगर किनारे पर पानी है तो ये जैसे एक बलून देख लो, बलून, तो आप एक तरफ उसको पुश करिए तो किनारों किनारे की हवा क्या होती है, उधर ऊपर की तरफ आ जाती है। तो वैसे ही जब इसको पुश करेगी तो पानी इधर ऊपर की तरफ उठेगा। जब ये पानी ऊपर उठेगा तो किनारों का पानी क्या होगा, किनारों का पानी नीचे आने लगेगा। तो कोई भी किनारे पर अगर खड़ा है तो वो देखेगा अरे यार पानी नीचे की तरफ भाग रहा है, तो वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है, चलो उसका पीछा करो, देखो कहां जा रहा है। भाई वो खतरे की घंटी है। अगर ऐसी स्थिति आपके सामने हो तो भाग लो वहां पे तुरंत, समझ लो कि सुनामी आने वाला है और बहुत खतरनाक होने वाला है। फिर क्या होगा कि ये थोड़ी देर के बाद जब ऊपर उठ जाएगा तो अचानक से फिर ये नीचे की तरफ दबेगा। तो पहले फेज में याद रखो, पहले फेज में क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ उठेगा। दूसरे फेज में फिर क्या होगा जरा देखते हैं, ठीक है ना। देखो अगर जो पहले फेज में पानी जब ऊपर की तरफ उठता है ना, और यहाँ पे कोई भी शिप है या कोई वेसल है, उसको इस बात का अंदाजा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि आगे जाके खतरनाक ये दिखाई पड़ेगा। कारण है क्या है इससे एसोसिएटेड, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो नाव वगैरह हो गए, जैसे भूकंप सुनामी आई थी जब चेन्नई के एरिया में, तो वहां पे कई सारे मछुआरे थे और मछुआरे समंदर के बीच में थे, इस वजह से उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। और जब समंदर के बाहर आए, जब वो किनारों पर देखा, अरे बाप रे, पूरा का पूरा एरिया क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। और उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। कारण यही है कि बीच में अगर कोई होगा तो उसको नहीं इसका अंदाजा हो पाएगा, लेकिन जब ये वेव किनारों की तरफ पहुंचती है तो ज्यादा खतरनाक होती चली जाती है। ठीक, उसको देखेंगे कैसे। चलो देखो सेकंड फेज में क्या होगा, वो जो जो ऊपर की तरफ उठा था शॉक वेव की वजह से पानी, वो फिर नीचे की तरफ आता है और फिर ये वेव चलना स्टार्ट हो जाएगी। और याद रखिए, ये वेव जब चलते हुए नजदीक की तरफ आएगी तो वेव को चलने के लिए गहराई की जरूरत होती है ना, कि कितनी गहराई तक चले। लेकिन जैसे जैसे किनारों पर आएगी, ये देखो हाइट क्या होता जा रहा है, यहाँ पे हाइट ज्यादा है, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम। तो जब हाइट कम होती जाएगी पानी की, तो क्या होगा, ये वेव और ज्यादा इंटेंस होता जाएगा, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और याद रखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ एनर्जी भी बढ़ जाती है, तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाई एनर्जेटिक हो जाएगी। और जब ये किनारों पर पहुंचेगी तो बहुत ही इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ पहुंचेगी। और जब इतनी एनर्जी के साथ पहुंचेगी तो निश्चित रूप से किनारे से जब टकराएगी तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करेगी, ठीक है ना। तो कोस्टल रीजन में क्या होता है, जो है हाइट जो है समुद्र की घटती जाती है, वेवलेंथ जो होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगा, और वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो याद रखिए किसी भी वेव की जो वेवलेंथ कम होती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में समानुपाती होता है। और इतना ऊपर उठ जाएगी ये वेव कि लगभग 10 से 12 फ्लोर ऊंचे ऊंचा ये वेव उठ जाएगी, ठीक है ना। और बहुत ही हाई अमाउंट एनर्जी लेकर ये किनारों पर पहुंचेगी। और जब ये किनारों पर पहुंचेगी तो फेज 3 में क्या होगा, ये कोस्टल एरिया को हिट करेगी। और हिट करेगी तो क्या होगा, ये देखो ये जितनी बिल्डिंगें हैं ये दब जाएंगी, यहाँ पे जो लोग होंगे इस पानी के थपेड़े में आ जाएंगे। और एक बात याद रखो, सुनामी कोई एक वेव नहीं कि एक वेव आकर गिर गई। यहां देखो
कोई एक वेव नहीं है कि एक वेव आकर गिर गई, कई सारी वेव है, मल्टीपल वेव होती हैं, ये कई सारी वेव आती है और इनमें से भी जो चौथी और आठवीं वेव होती है इसको सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और दो सुनामी वेव के बीच में 15 से लेकर 50 मिनट तक का गैप भी हो सकता है। पता चला एक सुनामी वेव आई और आपने लोगों ने सोचा क्या तो सुनामी वेव खत्म, तब तक थोड़ी देर के बाद दूसरी वेव आ गई, तीसरी आई, चौथी आई, ऐसे कई सारी वेव आती हैं, यह याद रखिएगा, ठीक है। चलो साथियों, अब आगे हम बात करें तो इसको एक हम पूरी एक ही जगह पर तीनों फेज को देखना चाहें तो पहला फेज में क्या होता है, यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा और अर्थक्वेक की वजह से शॉक वेव क्या करेगा, पानी को ऊपर उठाएगा, किनारों से पानी नीचे खिसक जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये पानी नीचे गिरेगा और एक बहुत खतरनाक वेव यहां से निकलेगी। यहाँ पे जो वेसल होंगे या शिप होगी उसको कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन किनारों पर जाकर ये क्या होगा, ये इसका वेवलेंथ कम होता जाएगा और एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी और इसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी। इसकी वजह से जब किनारों से टकराएगा तो क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रक्शन पैदा करती है ये सुनामी वेव है। याद रखिए कि तीनों फेज होते हैं और जब कभी भी मेंस में पूछे तो ऐसे ही छोटे छोटे डायग्राम बनाकर ये लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है साथियों। चलो, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज की क्लास में हमने अर्थक्वेक और सुनामी दोनों को कवर कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपसे शिकायत रहती है आप सब्सक्राइब नहीं करते, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे क्यों, क्योंकि शेयरिंग केयरिंग होता है और खुशियां बांटने से बढ़ती है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।